नमस्कार, कंवर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह। कंवर, आज के बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया गया है। सिसोदिया तिहाड़ जेल में रहेंगे। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे सुरभि। तो दूसरी बड़ी खबर 4 के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और जमीन के बदले नौकरी के मामले में बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी से सीबीआई ने पटना में उनके घर पर पूछताछ की है। इस खबर पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन तीसरी बड़ी खबर जानिए मेरी सहयोगी अब अमृता से। बिल्कुल, 4 के बार में मैं हूं अमृता गर्ग आपके साथ। और तीसरी खबर आपको बताऊंगी, प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को लेकर किस तरह से पहली गोली चलाने वाले विजय और उस्मान को पुलिस ने ढेर कर दिया है। इस पर तमाम जानकारी तफसील से आपको देंगे, लेकिन अगली खबर के लिए रुख करेंगे आयुषी। बिल्कुल, नमस्कार। 4 के बार में आपके साथ हूं मैं आयुषी, और आज मैं आपको खबर बताने वाली हूं बिग बी अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई। हैदराबाद में सेट पर घायल हो गए वो। फैंस महानायक के लिए दुआ कर रहे हैं। विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी आपको देंगी मेरी सहयोगी महिमा। जी बिल्कुल आयुषी, और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर दरअसल दिल्ली से 20 मार्च तक जेल में रहेंगे मनीष सिसोदिया। सीबीआई ने आज नहीं मांगी सिसोदिया की रिमांड। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में सिसोदिया को भेजा गया है। सिसोदिया तिहाड़ जेल में भेजे गए। आपको ये भी बता दें कि 10 मार्च को अब सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होगी। आबकारी नीति घोटाले मामले में आरोपी है मनीष सिसोदिया। ऐसे में जेल में कुछ चीजें रखने की इजाजत उनको मिल चुकी है। कौन कौन सी वो चीजें, इस पर आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। पेन रख सकते हैं, डायरी रख सकते हैं, दवा और भागवत गीता रखने की इजाजत उनको फिलहाल मिल चुकी है। दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर आपने देखा कि आज किस तरह से दिल्ली में जमकर प्रदर्शन किया गया था। जमकर बीजेपी वालों ने पुतला भी फूंका। ऐसे में सिसोदिया मामले में अब तक क्या कुछ हुआ ये आपको लगातार हम बता रहे हैं। 27 फरवरी को 5 दिन की रिमांड मिली थी, और उसके बाद आपको ये भी बता दें इस पूरे मामले को लेकर जमकर सियासत हुई। 4 मार्च को फिर 2 दिन की रिमांड मिली थी। फिर आपने देखा आम आदमी पार्टी की तरफ से जमकर प्रदर्शन भी इस पूरे मामले को लेकर किया गया। जो सबको लग रहा था वही हुआ। सीबीआई ने साफ साफ इस बात को मान लिया है कि भाई इनके पास कुछ है नहीं। अब चूंकि प्रोसेस का हिस्सा है, हमारे बेल एप्लीकेशन लगा हुआ है 10 मार्च को, उसकी हेयरिंग है। तो आज मनीष सिसोदिया जी को जेसी में जुडिशियल रिमांड में यानी जेल 20 तारीख तक जज साहब ने कहा है। वैसे 10 तारीख को हम बेल को आर्गुमेंट करेंगे। तो दिल्ली की खबर के बाद आप खबर जान लीजिए बिहार से। दरअसल सीबीआई की टीम ने पटना में राबड़ी देवी के आवास पर छापेमारी की और 12 अफसरों की टीम ने राबड़ी देवी से पूछताछ की। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में राबड़ी, लालू और मिर्जा को 15 मार्च को कोर्ट में पेश होना है, और इस मामले में कल लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ होगी। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई की टीम ने सोमवार सुबह से लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके घर पर पूछताछ की। 12 अफसरों की टीम पटना में 10 सर्कुलर रोड आवास पहुंची तो आरजेडी नेता और कार्यकर्ता आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने समन जारी किया है। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू प्रसाद के अलावा राबड़ी देवी और 14 अन्य को आरोपी बनाया है। इसके साथ ही 15 मार्च को कोर्ट में राबड़ी, लालू और मीसा को पेश होने के आदेश दिए हैं। भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। छापेमारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष के नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई गलत है। हमने कहा था कि ये ट्रेंड बन रहा है, जिन राज्यों में विपक्ष है वहां उन्हें काम नहीं करने दिया जाएगा। जिस तरह से ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी, सीबीआई छोड़ के उन आगामी चुनाव में अपने पार्टी और अपने आप को फायदा प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए जो आधारहीन स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे, उनके द्वारा बार बार मुझे अपमानजनक शब्दों नकारा, निकम्मा, घपलेबाज, घोटालेबाज, धोखेबाज और लूट किया है गरीबों का पैसा, ऐसा कह करके संबोधित किया जा रहा था। मैंने 4 तारीख को मानहानि का मुकदमा माननीय न्यायालय के
समक्ष प्रस्तुत किया था। आज माननीय न्यायालय ने मुझे उसके लिए अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का अवसर दिया था और मैंने विस्तार पूर्वक 19 तारीख को पिछले महीने के, 21 तारीख को पिछले महीने में और उससे पहले पिछले 3 वर्षों में, और ये मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद में भी जिस तरह की संज्ञाएं उन्होंने दी है और जिस तरह के तथ्यहीन आरोप मुझ पर लगाए, राजस्थान का मुख्यमंत्री होते हुए भी, राजस्थान का गृह मंत्री होने के नाते भी, जो विषय पूर्ण रूप से उनके संज्ञान में था कि न तो संजीवनी घोटाले की एफआईआर में, न संजीवनी घोटाले की पुलिस द्वारा, एसओजी द्वारा पेश की गई मूल चार्जशीट में, न एसओजी द्वारा पेश की गई 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स जो फरवरी के महीने में ही अंतिम चार्जशीट जो प्रस्तुत की गई थी, उनमें किसी भी तरह से जांच एजेंसी ने मुझे दोषी नहीं माना है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने बात करते हुए मुझे अभियुक्त ऐसा करार दिया। न केवल मुझे दिया अपितु मेरे परिवार के जनों को भी अभियुक्त कहा और 21 तारीख को सारी हदें पार करते हुए उन्होंने मुझे, मेरे पत्नी, मेरे पिता और मेरी दिवंगत माता सबके खिलाफ जुर्म प्रमाणित हो गया है, ऐसा जो है रिमार्क उन्होंने किया है। और ये सारे विषय मैंने आज न्यायालय के संज्ञान में अपने जो है बयान दर्ज कराते हुए लाए हैं। शेखावत साहब, संजीवनी पीड़ितों से कल भी मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और लगातार करेंगे ठगी आपने की। देखिए, निश्चित रूप से उनको मिलना चाहिए, केवल संजीवनी पीड़ितों से ही नहीं अपितु आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका घोटाला ऐसा पुलिस और मुख्यमंत्री कहते हैं कि 12,000 करोड़ रुपए का है, नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, साई कृपा कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके जैसी लगभग 10 से 12 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनके 14,000 15,000 करोड़ रुपए का पैसा जिनका निवेशकों का डूबा है। मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका गबन राजस्थान की पुलिस, एसओजी जिसकी जांच कर रही है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके 2 लाख से ज्यादा निवेशक हैं, उनके निवेशकों से माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं मिलते, न उनके निवेशक उनके पास में पहुंच पाते हैं। साई कृपा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मुख्यमंत्री जी के ही पार्टी के पदाधिकारी चलाते थे, जिन पर केसेस भी रजिस्टर हुए हैं, केसेस में जुर्म पुलिस ने प्रमाणित भी माना है, लेकिन उसकी जांच जो है एसओजी में ला करके डंप कर दी, उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसी सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के निवेशकों से वो नहीं मिलते। केवल एक ही क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ में के निवेशकों के साथ में मिलकर के, उनके एजेंट्स के साथ में मिलकर के जो प्राइमरीली धरातल से पैसा उगा करके क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा कराते थे, इस नाते वो डायरेक्टली संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के से जुड़े थे और न केवल जुड़े थे अपितु उस पूरे अपराध के एक साथ सहयोगी भी थे। उनके साथ में बैठ करके मिल करके और वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। राजस्थान की इन सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी मैंने आपके सामने चर्चा की है, जैसा बार बार मुख्यमंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट्स में कहा है, जांच एजेंसी के लोगों ने भी अपने स्टेटमेंट्स में कहा है कि उसमें लाखों लोगों का जो है निवेश प्रभावित हुआ है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं कि उनके पैसे को लौटाने के लिए जो कानून भारत की सरकार ने ऐसे सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी या अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स जहां होती है उनको लेकर के 2019 में बनाया था, जिसके माध्यम से, जिस कानून के माध्यम से निवेशकों को उनका पैसा शीघ्रता के साथ में दिलाया जा सकता है, उस कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की चेष्टा राजस्थान सरकार क्यों नहीं कर रही? राजस्थान सरकार क्यों करके उस कानून के अनुरूप मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रकरणों की जांच इमीडिएटली सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, केंद्रीय जांच एजेंसीज के द्वारा की जानी चाहिए, ताकि कॉम्पिटेंट कोर्ट उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच करके उनको बेच करके लोगों के पैसे का भुगतान कर सके। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट 2019 को
राजस्थान में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लागू जो है वो घोषित कर देने के बावजूद भी उसके तहत जांच को आगे बढ़ा करके लोगों को पैसा दिलाने के बजाय इसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम करने की कोशिश क्यों कर रही है, इसका जवाब उन सारे निवेशकों को माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसी भेंट के समय में, ऐसे प्रायोजित मीटिंग्स के समय अवश्य देना चाहिए। और राजस्थान के बाहर लाखों ऐसे निवेशक जिन्होंने इन सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपना पैसा गंवाया है, उनके पैसे को वापस भुगतान कराने के लिए जो कानून देश में आज की तारीख में लागू है, उस कानून के खिलाफ आचरण और व्यवहार राजस्थान की सरकार क्यों कर रही है, क्यों करके उन गरीब भोले भाले निवेशकों के सामने अपने घड़ियाली आंसू बहा करके अपने राजनीतिक लाभ में कह लिए उनका नुकसान करने की कोशिश वो क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है राजस्थान में बहुत जोर से शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से वहां पर बेरोजगारी को लेके, कानून व्यवस्था को लेके एक आतंक मचा हुआ है, उसको लेके सीएम गहलोत को इस पे देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे राजस्थान की सरकार पूर्णतया विफल हुई है। राजस्थान जिसकी पहचान महिलाओं के सम्मान और सम्मान के लिए जीने वाले लोगों से थी, राजस्थान के कांग्रेस सरकार ने उसके मुखिया अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता और मुख्यमंत्री की प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लोगों को रोजगार दिलाना, किसानों की समस्याओं को समाधान करना, महिलाओं के सम्मान को लौटाना, ये सब प्राथमिकता होने के बजाय सरकार की प्राथमिकता केवल और केवल, सरकार के मुखिया की प्राथमिकता केवल और केवल कुर्सी पर बने रहना और चिपके रहना है। यह आपसी विग्रह की शिकार सरकार ने जिस तरह से अपनी प्राथमिकताओं को बदला और केवल कुर्सी पर चिपके रहने को अपनी प्राथमिकता बनाई, उसके चलते राजस्थान महिलाओं के प्रति अपराध की राजधानी बना। सबसे ज्यादा रेप्स, राजस्थान में रेप्स के केसेस रजिस्टर हुए। केसेस रजिस्टर होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ही घृणास्पद बयान देते हुए तो राजस्थान का ये पूरा मामला आप रुक करेंगे पाकिस्तान का, जहां इमरान खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिन्होंने जमानत के लिए अप्लाई किया था, उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। जेल में बंद किया जाना था और जिसको लेकर के अब गिरफ्तारी वारंट रद्द करने की मांग की गई थी और उसे खारिज कर दिया गया कोर्ट की तरफ से। और चलिए, 4 के बारे में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए भारत 24।